परम सम्मानित पंचनद शोध संस्थान की कार्यकारिणी और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आदर्श, प्रोफेसर एंड हेड वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर व पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़ पालमपुर इकाई का अध्यक्ष आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक जाने माने शिक्षाविद हैं। वो पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़ के निदेशक हैं। वर्तमान में हरियाणा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। आपका स्वागत है सर। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पालमपुर इकाई के मुख्य परामर्शदाता डॉक्टर जयदेव जी, जो कि चाय विभाग के अध्यक्ष हैं। सचिव भृगु जी, जो कि एक पत्रकार हैं। वो अन्य सदस्य पवन जी व राकेश चौचा जी का भी स्वागत है। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष गुलेरी, नमस्कार सर। नमस्कार, जो कि निदेशक हैं कायाकल्प के। कायाकल्प नॉर्थ इंडिया का एक हिमालयन इंस्टीट्यूट है योगा और नेचुरोपैथी के रिसर्च के ऊपर। डॉक्टर आशुतोष गुलेरी उसके निदेशक हैं और डॉक्टर आशुतोष गुलेरी ने अपनी बीएमएस की डिग्री जो है वो गोवा यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। उसके बाद इन्होंने पीजी की है पंचकर्मा में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल से। उसके बाद इन्होंने मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और इन्होंने ही हैज मेनी रिसर्च पेपर्स टू हिज कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल और नेशनल रिप्यूट के। 16 साल से करीबन ये एक्टिव क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं और जीवन शैली से संबंधित रोगों की व मधुमेह डायबिटीज केयर की ये स्पेशलाइजेशन अपने पास रखते हैं और एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर और ब्लॉगर विचारक हैं और आए दिन अखबार में इनके समसामयिक विषयों पर जो हैं वो लेख छपते रहते हैं। तो आज इन्हें सुनने का कुछ मजा और ही होगा। और ये आज विषय जो जिस पे आज ये अपना वक्तव्य देंगे वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता में आयुर्वेदिक की प्रासंगिकता। तो मैं डॉक्टर आशुतोष गुलेरी जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आज अपना वक्तव्य जो है वो आप शुरू करें। डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर आदर्श कुमार। मैं सर्वप्रथम पंचनद शोध संस्थान एवं इसके निदेशक प्रोफेसर बीके कुठियाला जी, पालमपुर कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर आदर्श कुमार, महासचिव श्री गीतेश भृगु और यहाँ के परामर्शदाता डॉक्टर जयदेव, आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही मैं आप सभी श्रोताओं का जो यहाँ पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इस वक्तव्य को सुनने के लिए पधारे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का विषय है रोग प्रतिरोधक क्षमता में आयुर्वेद की प्रासंगिकता। कोरोना महामारी के संकट काल में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो अभी तक समझ में आया है कि इस महामारी की कोई पोटेंशियल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है और इसके बारे में बहुत सारे शोध जारी हैं। और अभी तक जो हमें एक बात और समझ में आई है कि वायरल इन्फेस्टेशन में किसी भी वैक्सीन के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अपेक्षा से कुछ अधिक लंबी है और 1.5 या 2 वर्ष से पहले किसी भी प्रकार की वैक्सीन का बाजार में आ पाना कहीं से भी हमें फिजिबल नहीं लग रहा है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो बात उठ करके आती है कि हमारा शरीर स्वयं अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार की महामारी में जहां पर एंटीजन एक्सोजीनस या बाह्य है, ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेने भर से भी हम अनेक बीमारियों से और मुख्यतः इस महामारी से बचाव कर सकते हैं। ऐसे में अचानक बहुत सारी बातें उठ करके आई, आयुर्वेद की प्रासंगिकता का विषय भी निकला और इसी विषय के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बात को समझने का है कि सर्वप्रथम आयुर्वेद है क्या। तो आयुर्वेद भारतीय वाङ्मय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि आयुरस्मिन् विद्यते, अर्थात जो कि मुख्यतः आयु का ही वेद है। आयुर्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कही गई है और चरक संहिता जो कि आयुर्वेद का एक आर्ष ग्रंथ है,
उसका प्रथम श्लोक का उद्धरण मैं यहाँ पर देना उचित समझता हूँ, जो कि है धर्मार्थ काम मोक्षाणम मूलम आरोग्यम उत्तमम। ये बहुत पहला श्लोक है चरक संहिता का, जिसका अर्थ है मनुष्य जीवन के केवल 4 पुरुषार्थ हैं। There are basically 4 purposes of human life, and what are they? They are dharma, artha, kama, and moksha. Moolam arogyam uttamam. To achieve these 4 purposes of human life, arogya अर्थात दी हेल्थ इज द utmost important tool. अब यहाँ पर हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संदर्भ में अगर हम बात करें, धर्म इज टेकन एज ड्यूटी। इसका वैशेषिक दर्शन में बहुत अच्छा उदाहरण है धर्म को लेकर के कि यतो अभ्युदय निश्रेयसो स धर्म, कि जो अभ्युदय और निश्रेयस हो वही धर्म कहलाता है। अर्थात आपका काम जो आपकी उन्नति करे और सभी के द्वारा सर्वमान्य और स्वीकार्य हो। जब हम कोई अपना कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसकी एवज में हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, और अर्थ की प्राप्ति के एवज में ही हम अपने काम अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति कर लेने के बाद ही हम अपने इस संसारिक जीवन से मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु इन चारों चीजों को एक साथ प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य के बिना एक भी पुरुषार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि ये इतनी अच्छी बात कही गई है, तो आयु क्या है? हम आयुर्वेद की बात करें तो आयु का संदर्भ अवश्य आएगा। तो आयुर्वेद में आयु का व्याख्यान और भी सुंदर तरीके से किया गया है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम, अर्थात आयु एक संयोग है किन चीजों का? 4 चीजों, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। इन 4 चीजों का मेल ही आयु कहलाता है। अब आयुर्वेद का यदि हम बात करें तो पर्पस क्या है? तो आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य का रक्षण करना ही आयुर्वेद का प्रथम ध्येय है। सो वी कैन से दैट इट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस साइंस इज बेसिकली टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी बीइंग। दैट इज व्हाई द रेलेवेंस ऑफ आयुर्वेदा इज नेवर एंडिंग। आप किसी भी काल में चले जाएं, आप किसी भी युग में चले जाएं, आप आयु के किसी भी विभाग में चले जाएं, स्वास्थ्य हमेशा एक महत्वपूर्ण अंग रहेगा मनुष्य जीवन। यही इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता और सौंदर्य है। और इस आयुर्वेद का जो बेसिक पर्पस है वो है धातु साम्यम, कि जो हमारा शरीर है ये सप्त धातुओं का मिलकर के बना हुआ है। जो हमारे रोग हैं वो इन सप्त धातुओं की विषमता के तत्स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में धातुओं में निरंतरता, साम्यता, सौम्यता बनाए रखना ही आयुर्वेद का मुख्य ध्येय है। It's basically a life science, and it does not see a human body as a mere component or as a machine. It looks at a human body from a various perspective. So the basic principle of Ayurveda, of human constitution, that sarvam dravyam panch bhautikam asmin arthe, the human body or everything that we visualize around us, they are made up of 5 basic elements. अब इन 5 basic elements को लेकर के भी बहुत सारा confusion है कि आपको कोई किसी ने कहा कि आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, तो क्या ये आज के डेट में प्रासंगिक है? Whether modern science accepts this, it is really very confusing. However, what Ayurveda wants to resort to, or what Ayurveda wants to exhibit about these 5 elements, it's the properties that constitute human body. Properties of individual these 5 elements. So we will have to understand the background of Ayurveda in view to understand the relevance of the topic Rog Pratirodha or the immunity in current period. So that is why I'm giving you a background of this whole scenario. So Akash is basically a property not to object anything, that helps us to grow, that helps us to give a bare minimum space to grow. The second is Vayu, which actually denotes the mobility. The third, which is Tej, the heat. The fourth factor, which is Jal, basically it means liquidity, and Prithvi, the solidity. So I hope now you will have a fair good understanding about when we say that human body is made up of 5 elements. It is not whiz to say, elements that are visible to us, नीला आकाश या हवा चलने वाली या ये जो मिट्टी जो हम देखते हैं जिसमें अन्न उगाते हैं, हम इस मिट्टी के नहीं बने हैं। हम इसकी सटल प्रॉपर्टीज, इन 5 एलिमेंट्स की जो सटल प्रॉपर्टीज हैं, स्पेस, मोबिलिटी, हीट, लिक्विडिटी एंड सॉलिडिटी,
हम इन 5 तत्वों के बने हैं और ठीक इन्हीं 5 तत्वों से हमारे आसपास दिखने वाले सभी तत्व, इवन जो भोजन हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो ब्रेड है, कभी आप ब्रेड को ध्यान से देखें तो उसमें आपको बहुत सारी पोरस स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत सारा स्पेस मिलेगा, दैट डिनोट द आकाशीय फूड। अगर आप मिर्ची उठाएं तो उसमें जलाने का तत्व आपको बहुतायत में मिलेगा, दैट मींस दैट्स अ फायर सब्सटेंस मेड अप ऑफ प्रेवेलेंटली विद ऑफ फायर कंटेंट। सिमिलरली आप जूस पिए तो आप जूस को अगर उसकी देखेंगे तो उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से वहां पर जल तत्व का आधिक्य है। यही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बॉडी की आयुर्वेद में, विज टू इवन नाउ वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ इम्यूनिटी। इसके अलावा आयुर्वेद में और अच्छे से मानवीय शरीर को समझने के लिए 3 दोषों का उल्लेख है, वात, पित्त और कफ। इसके अलावा जो वात है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, जो पित्त है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और सारे एंजाइमेटिक एक्शंस को डिनोट करता है, और कफ जो है वो हमारी एडेशंस को, लिक्विडिटीज को डिनोट करता है। अगर हम बात करें वात की, तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मेरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सारा वात के द्वारा संचालित है। जब हम पित्त की बात करेंगे तो हम खाना खाते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के लिए हीट एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, एंड वी नो दैट एवरी केमिकल रिएक्शन ईदर इट प्रोड्यूसेस हीट और इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट। That is what exactly Ayurveda wanted to mean by means that human body constitutes of the Pitta dosha. And then when it comes to the Kapha, we are made up of multiple structures, and all those structures, they need to be kept together in a systematic way. That material that connects our tissues to each other is the kapha. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज्वाइंट्स की बात करें तो उसमें जो बर्सा है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कफा। हमारे ब्रेन में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिसके अंदर ब्रेन रेस्ट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कफा। दिस इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बॉडी वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड देन the third factor that Ayurveda states that human body is made up of 7 metabolic factors. 7 metabolic factors, they are rasa, rakta, mansa, meda, asti, majja and shukra. Now this is nothing in modern parlance. If we have to understand, rasa is nothing but the plasma, rakta is the blood, mansa is the muscles, muscular tissue, and then fat is the meda, asti is the bone, majja is the bone marrow, and human semen and ova is nothing but the shukra. This is the basic structure of human body. Now coming back to the point, immunity. What we understand as of now in terms of our modern understanding of immunity is the ability of the body to fight against the antigens. Now antigens, they can be endogenous within our body or they can be exogenous, coming attacking our body from the outside. And how this ability is developed, this ability of human body to resist the diseases is developed in the lymphatic tissue in form of B and T cells. ये तो हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब आयुर्वेद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सामने हम देख करके आते हैं या देखते हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक कफ शरीर का बल है, और यही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बॉडी की आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता के संदर्भ में, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बल के नाम से आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। सो प्राकृतिक कफ को ओज अथवा बल की संज्ञा दी गई है, जबकि विकृत कफ को उन्होंने पाप, और पाप ये कोई सिन नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पापमा इज वन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द डिजीज. That means the normal prevalence of kapha or the water metabolism in human body constitutes towards our immunity. This confirms with the principle that is established in modern science that B and T cells are produced in the lymphatic tissue. Now, what exactly the bal? So Ayurveda has a beautiful quotation to mention that rasadinam shukrantanam dhatunam yat param tejah tat khalu ojah. In the digestive process from the rasa till the shukra, at the end the sap of the digestive food is called as oj. That oj is nothing but the bala or the vyadhi kshamatva of human body. This reference that I have given you, it is from the Sushruta Samhita Sutrastha. Now
To understand Vyadik Shamatva, from Ayurvedic perspective, we are talking about the Bala. To understand this Bala, we will have to go back to the digestive process as explained in Ayurveda. That is the only reason why आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हर बीमारी का इलाज आपको बताएगा कि आपकी अग्नि में या आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में इश्यू है, इसलिए आप बीमार हैं। और हर बीमारी के इलाज के लिए वो आपको सबसे पहले कहेगा कि आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस करेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओज की उत्पत्ति is an outcome of optimum digestion of the food ingested by you. Now this is very interesting point of view because we have been witnessing a lot of discussions about कि किसी ने कोरोना की दवा खोज ली, किसी ने ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का काढ़ा खोज लिया और आप रोग प्रतिरोधक क्षमता का ये काढ़ा पिए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। Actually it does not work that way. We will have to understand it scientifically because बल 3 प्रकार का आयुर्वेद में कहा गया है। ये जो बल है, व्याधिक क्षमत्व जो है, ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला बल होता है सहज। So when we talk about the immunity, the sahaj bal is the most important aspect. The sahaj bal, that means congenital strength. So if we want a beautiful, healthy and with full of immunity progeny, we will have to concentrate on the gestational period of the child. Because primary bal, the sahaj bal, would be transmitted from the mother to the child. That is the only reason why in Ayurveda, the Garbha Sanskar, or in Indian cultural system, there was a relevance of this Garbha Sanskar. Because in the mother, the bal is not only produced by means of digestion only, it is also contributed by the mental state. So by celebrating that Garbha Sanskara, you are actually trying to contribute to the positive outcome or the positive state of mind of the mother. Because that is how she is going to transmit the positivity towards the womb. That will contribute to the primary सहज बल. अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि सहज बल क्या केवल 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ही आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज मॉडर्न साइंस इट हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड that in lymphatic tissue B and T cells are produced that contribute towards our immunity. When is the time when this such period, such mechanism begins? It is the time of the delivery of that baby, which is the most crucial period to strengthen or to initiate the immunity in that child so that it can combat, he or she can combat with the external environment, which is actually going to be very alien to the child. That is why it is very important that we should all concentrate to facilitate the normal labor. It has been established fact by now that those children who are delivered normally, they have much more better immune system in comparison to those who are delivered by cesarean sections or C-section. Why? Because that stress during the labor, it initiates that necessary action in lymphatic tissues to produce B and T cells. Because जब वो डिलीवरी का सिस्टम हो रहा है उस बच्चे के लिए, तो ये समस्या है ना, एक नई प्रकार की, एक नया टॉर्चर है, और हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा टॉर्चर को रिस्पॉन्ड करता है. इसीलिए अगर आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज में it is contrary and it is a revelation to the world as of now today during this pandemic कि इंडिया में रेट ऑफ इन्फेक्शन तो जो भी होगा ये होगा, परंतु रेट ऑफ रिकवरी बहुत हाई है. I was studying it in Himachal itself is around exceeding in Chamba district it is exceeding around 80% now, the rate of recovery. Why so? Because we are not developed ourselves into a highly sanitized environment. हम मिट्टी से खेलते हैं, हम पानी से खेलते हैं, हम बहुत सारे माइक्रोब्स को इंजेस्ट करते हैं. उन माइक्रोब्स को इंजेस्ट करने के बाद बॉडी का एक रिएक्शन रिस्पांस मैकेनिज्म है. उस रिस्पांस मैकेनिज्म के अगेंस्ट बॉडी अपने एरिथ्रोपोइसिस करती है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करती है.
अगर आप हर समय बिस्लरी का पानी पिएंगे, अगर आप हर समय अपने हाथों को ओवर सैनिटाइज करते रहेंगे, आप अपने एनवायरनमेंट को ओवर क्लीन करते रहेंगे, तो आप बेसिकली आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू योर हेल्थ. In a long run, actually, you are destroying your immune system or making it absolutely weak. This one point we have to clear, and we are still talking about the Sahaj Bal. Now, this alone does not contribute to immunity, the Sahaj Bal, the congenital bal. The second important aspect of the Vyadhi Kshamatva from Ayurvedic point of view is the Kalaj Bal. It means popping a pill to enhance your immunity is not going to help anybody, because the bal is always proportionate to the time or the season. For example, you can initiate a research and you will find out that those children who are born during the winters, they generally have a better immunity than in comparison to those who are born during the summers. क्यों? क्योंकि इसमें आयुर्वेद ने दो काल निर्धारित किए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन. उत्तरायण में जब सूर्य का बल बहुत ज्यादा होता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी इम्यूनिटी रिलेटिवली लो होती चली जाती है. अब इस उत्तरायण में भी मजे की बात है कि उत्तरायण के पहले महीने में, पहले 2 महीनों में अच्छी स्ट्रेंथ होती है, अगले 2 महीनों में मीडियम स्ट्रेंथ होती है और आखिरी के 2 महीनों में टोटली गॉन स्ट्रेंथ होती है. जैसे कि अभी ये सीजन जो भी चल रहा है बरसात का, ये उत्तरायण का अंतिम पक्ष चल रहा है. सो बाय डिफॉल्ट दिस इज the most detrimental period from the point of view of Kalaj Bal. इसीलिए आप देखेंगे कि इस स्पेसिफिक पीरियड में नंबर ऑफ डिजीजेस टेंड टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एज एंड व्हेन द शरद ऋतु, बिकॉज जैसे ही ये नभस खत्म होगा या हमारा अपना इसको हम क्या बोलते हैं मॉनसून सीजन खत्म होगा और उसके बाद हमारी शरद ऋतु का आगमन होगा, तो शरद ऋतु के आगमन के साथ सूर्य की दक्षिणायन शुरू होगा, वाटर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, शरीर में कफ की शक्ति बढ़ेगी, और हम कहकर आए हैं पहले ही कि प्राकृतिक कफ को ही आयुर्वेद में बल कहा गया है. अब तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर आजकल खूब सारी चर्चा हो रही है, तीसरा बल जिसको कहा जाता है युक्तिकृत बल. युक्तिकृत बल इज कंट्रीब्यूटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मेथड्स in terms of your not only the medicine. Now this is interesting part, we will be coming back to that point as well. DIY methods, do it yourself, how you can enhance your immunity. Now to maintain this युक्तिकृत बल हमें सबसे पहले concentrate करना होगा हमारी digestive strength के ऊपर. अब आयुर्वेद में जिसे हम अग्नि कहते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जब अग्नि कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पेट में कोई आग जल रही है. आयुर्वेद का एस्टिमेटेड पीरियड 2500 बीसी पीछे का है, वो भी हमें कंफर्म नहीं, ऐसा हमने एज्यूम किया है. उस समय पर सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा जो थी वो संस्कृत थी. उस समय उस प्रचलित संस्कृत भाषा में पचन के संबंध में केवल और केवल अग्नि का हुई मुख्य रूप माना गया था. इसीलिए अगर आप ऋग्वेद का भी प्रथम सूक्त उठा करके देखें तो वहां पर भी अग्नि की ही प्रार्थना में सबसे पहला श्लोक कहा गया, अग्नि मीड़े पुरोहितम करके, सूर्य के जो उपासना है. इसीलिए आयुर्वेद के पूरे वांग्मय में अग्नि के ऊपर चर्चा की जाती है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स, exactly what we are trying to understand with the help of this अग्नि वर्ड. सो आयुर्वेद में अग्नि के संबंध में बहुत सुंदर श्लोक लिखा गया है और वो है आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो पच्यो प्रभा ओजह तेजो अग्न्यः प्राणः उक्ता देहाग्नि हेतु का. कि अग्नि की व्याख्यान में उन्होंने क्या क्या है कि अग्नि ही क्या है. डाइजेस्टिव पावर इज आयु, द लाइफ. डाइजेस्टिव पावर इज द वर्ण, द कंप्लेक्शन. डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ इज द बल. Digestive optimum digestive state is the swasthya, the utsah and the pachana and the praja utpadan, even the progeny, because if your metabolic tissues they would be better nourished, that is how you are going to produce a healthy progeny, because the shukra is also as an outcome of the digestion itself. Shante agne mriyate yukte, the moment this agni it mitigates or it pacifies, we declare the person dead. चिरम जीवति नामया. और जब ये अग्नि अनामय होती है, अर्थात
इसमें कोई प्रकार का रोग नहीं होता तो मनुष्य का जीवन चिरकारी होता है। और जब अग्नि विकृत हो जाती है तो रोगी स्यात् विकृते, जब ये अग्नि विकृत हो जाती है तो मनुष्य रोगी होता है। इसी अग्नि को हम शरीर का मूल कहते हैं। You have to understand that digestive process in human body has been explained in Ayurveda like no other science. It says that the primary digestive process, it begins from your eyes. जब आप खाने की ओर देखते हैं तो सबसे पहला डाइजेस्टिव रिएक्शन वहां से शुरू हो। If your food is well prepared and well presented, it triggers the digestive enzymes in your body. That is the primary state of digestion. Then the digestion begins in your mouth, where there is a bodhak kapha. Many food, they are digested through your mouth. That is the only reason why in Ayurvedic scriptures it has been mentioned that one should always chew their food better, at least 32 times. That is just one of the statements. But why? Because more food have been liquidated in your mouth, the buccal cavity will absorb certain circumstances through the skin inside the mouth, which will contribute to certain elements of your human body. And then it will also be easier on the digestive system in the stomach and the intestines, and also in the duodenum. Now, if at all this digestive state is not kept optimum, it creates ama. Now, ama is the important aspect from the Vyadhi Kshamatva perspective. Why? Because ama is the endogenous antigen of the human body, जिसको हम toxin बोलते हैं. The problem is that we have created so many words: detoxification, rejuvenation. From the Ayurvedic perspective, आप किसी को पूछो आप कहाँ जा रहे हैं, rejuvenation कराने जा रहे हैं, but these are all literary jargons. Toxin बेसिकली क्या है, हम आम को बोलते हैं ये एंडोजीनस एंटीजन है ह्यूमन बॉडी में, विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, विच इज कंजेस्टिंग इन नेचर. इट क्रिएट्स कंजेशन इन द चैनल, सर्कुलेटरी चैनल्स. Wherever there would be a congestion in the circulatory channel. For example, how do we understand the congestion in the circulatory channels? If at all your food has not been assimilated appropriately, it creates congestion in the arteries, to which we call it as atherosclerosis or deposition of cholesterol. It is one of the aspects of the ama. Now coming back, कि व्याधि क्षमत्व के हैं दो एस्पेक्ट, व्याधि बल विरोध, कि शरीर की वो क्षमता जो शरीर में उत्पन्न हुई व्याधि का विरोध करे, वो सहज बल और कालज बल के ऊपर निर्भर करती है या युक्तिकृत बल के ऊपर निर्भर करती है. और दूसरा एस्पेक्ट आयुर्वेद में व्याधि क्षमता इम्यूनिटी को लेकर के जो है, व्याधि उत्पाद प्रतिबंध. अब व्याधि उत्पाद प्रतिबंध, दैट मीन्स टू resist the diseases. How we will do that? Now you will realize that it does not only contribute to popping in a pill inside your mouth. Vyadhi bal virodh is contributed by the human body, which is an outcome of the congenital strength, seasonal strength, and strength acquired by means of medicines. And Vyadhi Utpad Pratibandh is basically a systemized approach of avoiding the diseases. अब वो कैसे करते हैं? Social distancing is one thing. Then, by means of avoiding unnecessary touch to unknown circumstances. अब ये सब चीज हो गया, तो हम कैसे पता चलाएं कि हमारे शरीर में व्याधि बल कम होता चला जा रहा है? How would you get to know कि हमारे शरीर की स्ट्रेंथ जो है या इम्यूनिटी जो है वो लो हो रही है? अच्छी कैसे है, ये तो हमने समझ लिया कि आयु, वर्ण, बल, उत्साह यदि हम में है तो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है, हमारा आहार पच रहा है और हमारी इवैक्यूएशंस नॉर्मल है, तो हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं. परंतु हम किस प्रकार पता चला है कि हमारा अभी इम्यूनिटी, कॉन्करेंट इम्यूनिटी जो है वो लो होती जा रही है? तो उसके लिए बहुत ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आयुर्वेद में मेंशन है. ओज क्षय के वो क्या है? बिभेति, अननेसेसरी फियर. जिस आदमी में इम्यूनिटी लो होती है या ओज क्षय होता है, उसका सबसे पहला प्रेवलेंट साइन होता है कि वो
he starts fearing unknown, fear of unknown जिसको हम कहते हैं. दुर्बलो, a generalized fatigue is the second sign of low immunity. Abhikshanam dhyayati, he continues to mug over things that are unnecessary, not even contributing to their active life. बहुत सारी चीजों में हम ऐसा सोचते हैं, जब हम डरे होते हैं तो हम एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि कल क्या होगा. दैट इज अ बेसिकली साइन ऑफ ओजक क्षय. व्यथित इंद्रिय, अब ये एक बहुत प्रेवलेंट साइन है जो हम सबको जानना चाहिए और हम सबको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते रहना चाहिए. व्यथित इंद्रिय, हमारी सेंसेस जब व्यथित होती हैं तो कैसे कि आप बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी आंखों में बहुत जलन हो रही है. इसका मतलब your some or the another body part is tired. The immunity of that particular body part is reducing. आपने कभी देखा होगा कि आपको अगर 2-3 दिन नींद नहीं आए तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर सडनली रिड्यूस हो जाती है. डिसओरिएंटेशन becomes very prevalent. That is what? Nothing but ओजक क्षय लक्षण. That your immunity is going low. In such circumstances, if you do not take appropriate necessary action, it might be a consequent that in case if you expose yourself towards an antigen, you would be prompt to fall sick. This is very important point. Ojak kshaya lakshana. Do it yourself to understand your own self. दुष्छायो, कि आपका कंप्लेक्शन आज तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, बट सडनली आपको आपके चेहरे के ऊपर कालिमा दिखती है, आपके मस्तक के ऊपर जो नेचुरल तेज होता है वो थोड़ा कम होता चला जा रहा है. साइन ऑफ लो इम्यूनिटी. एंड these signs they're very important to be observed by individual. That is what all even Ayurvedic doctors do. And this is something that we are progressively losing, which is called as clinical practice. We are progressively losing this clinical practice. That by just looking at a patient, you would be able to say कि ये इसको पोटेंशियल डिजीज होने वाली है, भाई तू अपना आराम पकड़ ले. Do not exhaust yourself because there are certain signs that are visible, and if not, I'm revealing it to you so that you can continuously observe yourself consciously. Dushchaya, when your complexion progressively starts depleting. And how you understand? It's a particular kind of a reflection on your skin when it starts going down. आप इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं. फिर उसके बाद अगला साइन है ओजक क्षय का दुर्मना, कि कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही. You might have experienced it. बहुत बार होता है. तो मैं ये सब साइन समझने के साथ हम एक बात सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो समझ रहे हैं कि इम्यूनिटी इज नॉट अ कांस्टेंट. That is why I repetitively say that just popping in a pill is not going to help us, because immunity is not a constant. It continues to change. At certain time it continues to change on daily basis. At certain time continues to change on hourly basis. और इसका अगला एस्पेक्ट है रुक्ष. The skin becomes dehydrated. And then these all signs together, they prevalently describe ओजक क्षय, lack of immunity. अब ऐसा नहीं है कि सारे साइंस एक साथ ही आएंगे. जिस दिन सारे साइंस एक साथ आएंगे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली. You will see, if you would have observed closely a cancer patient, and that too at the secondary or the terminal stage, all these signs, they are prevalently present at once. That means the road of recovery is very difficult from here on. That is the only reason why we have to observe these signs in objectivity, in isolation. तो हर एक साइन को खुद को ऑब्जर्व करते चले जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, तो इस ओज क्षय के कारण क्या है? ऐसा इम्यूनिटी क्यों हमारी लो होती है? तो आयुर्वेद में बहुत सुंदरता से सबसे पहला कारण जो गिनाया गया है ओज क्षय का, व्यायाम, exercise. Yes, it is true, but over exercising, over exhaustion, it contributes to the depletion of immunity.
That is the only reason why, while exercising, we should be very particular how much exercise has to be done. And in Ayurveda, it has been very clearly said that Ardha Shakti Vyayamastu. व्यायाम कितना करना चाहिए मनुष्य को? अपनी शक्ति का अर्ध भाग. और अपनी हमें व्यायाम करते हुए अपनी शक्ति का अर्ध भाग हमें कैसे पता चलेगा? जब आपके व्यायाम करते हुए मस्तक के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि आप अपनी शक्ति का अर्ध भाग खर्च कर चुके हैं. अब इससे आगे आप अगर शक्ति का खर्च करने जाएंगे, इट वुड रिजल्ट इनटू डिप्लीशन ऑफ योर इम्यूनिटी. दैट इज व्हाट इट वांट्स टू स्टेट. ओजः क्षय के कारण में व्यायाम सबसे प्रमुखता से कहा गया है. दूसरा, अनशन. अशन अर्थात भोजन. अनशन मतलब भोजन बिल्कुल ना कर. जो हम व्रत करते हैं, जैसे अन्ना हजारे जी कर रहे होते हैं, अक्सर कई बार हमने देखा है कि वो अनशन पे बैठते हैं 8-9 दिन के अनशन के ऊपर. That is the second reason. Not to eat anything at all also contributes to the depletion of the immunity. The third, and I must reveal it here, that in Ayurveda, the sequence of statement is very important. The sequence of the statement is very important. जब बोलते हैं कि ये शरीर जो है 5 महाभूतों का बना हुआ है और वो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी. ये सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा. ठीक वैसे ही जो कोई भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट में जो सबसे आगे कहा गया है वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड देन रेस्पेक्टिवली. तो व्यायाम सबसे पहले कहा गया, अनशन दूसरा कहा गया, तीसरा है चिंता. द स्ट्रेस इज द utmost depleting factor of immunity. और चिंता क्या है? What exactly the stress is? Anything, as we commonly understand that any pressure exerted on the internal wall of a vessel is called as stress. तो गुब्बारे को आप फुलाते हैं तो उसकी इंटरनल वॉल्स के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट होता है वो उसको फुलाता चला जाता है. वही हमारे साथ अंदर हो रहा है. मैं कई बार सोचता हूं कि भगवान ने हमारे ब्रेन को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्यों रखा होगा? बिकॉज उसका काम है कॉन्टिन्यूसली घूमते रहने का, स्ट्रेस जनरेट करने का, हीट होने का. तो उसको कूल ऑफ करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरह वो पानी में रखा गया, सो दैट द स्ट्रेस शुड नॉट बी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली. सिमिलरली ऐसे विषयों के ऊपर चिंता करना जिनका हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है, डिप्लीट्स आवर इम्यूनिटी. फोर्थ फैक्टर कहा गया रुक्ष और अल्प प्रमिताशन. रुक्ष आहार, अत्यधिक रुक्ष आहार का सेवन. अब अत्यधिक रुक्ष आहार बाय मींस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बाय मींस ऑफ प्रोसेसिंग. फॉर एग्जांपल, अगर आप केवल पॉपकॉर्न खा करके जिंदा है, ये रुक्षाहार है. अगर आप सूखी सब्जियां खाकर जिंदा है तो रुक्षाहार है. अगर आप केवल और केवल जौ के आटे के ऊपर जिंदा है तो आप रुक्षाहार का सेवन करें. और प्रमिताशन, आपकी आवश्यकताओं से बहुत कम खाना, ये भी आपकी इम्यूनिटी को डिप्लीट करता है. वात आतपौ, अत्यधिक वायु का सेवन. अब अत्यधिक वायु का सेवन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप पैराग्लाइडर्स, दे आर एक्सपोज्ड एक्सेसिवली टू द एयर. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट डज? इट डिहाइड्रेट्स योर सेल्स. और डिहाइड्रेशन जैसे ही होगी वैसे ही हमने सबसे पहली बात जानी थी कि रुक्षता जो है वो ओजः क्षय का लक्षण है. क्यों? क्योंकि प्राकृतिक कफ ही हमारे शरीर का बल है. You see, everything is interrelated, correlated. It is not that some statement is not correlating to the another. Excessive exposure to the air depletes our body fluids, which contributes to the depletion of the immunity thereon. Atapa, same way, excessive exposure to the heat or the sun. This is why you will see कि जो कुक हैं या शेफ के प्रोफेशन में है, जो आग के पास बहुत सारा काम करते हैं, उनकी इम्यूनिटी रिलेटिवली बहुत लो होती है क्योंकि डिहाइड्रेशन प्रेवलेंट होती है. उसके बाद शोक, निरंतर नेगेटिव थॉट प्रोसेस, शोकाकुल रहना हमारी इम्यूनिटी डिप्लीट. आप जानते और समझते चले जाइए इन सब पॉइंट्स को. और आप, दिस इज व्हाई आई सेड दैट डू इट योरसेल्फ. You need not to have a doctor to make you understand when your immunity is depleting. You are a doctor of yourself. And it is not only going to help to pop in a pill.
So that is why Shok is another factor. Rukshapanam, we have already understood, and Prajagar, this is the utmost important factor that world is combating as of now. Prajagaran, to stay awake late at night, again dehydrates our body because body does not get ample amount of rest to maintain its wear and tear of the day. हमारी निद्रा एक ऐसा पीरियड है जब हमारी बॉडी प्रेवलेंटली सारे दिन की वियर एंड टीयर को मेंटेन करती है। अगर आप रात भर जाग रहे हैं और दिन भर काम कर रहे हैं और सिर्फ 2 या 3 घंटे सो रहे हैं तो आप अपने दुश्मन खुद हैं। ऐसे में कोई भी किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी और मल्टीविटामिन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग आवर बॉडी टू। इसके बाद कफ शोणित शुक्रानाम मलानाम चतिवर्तनम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी आर कमिंग। Excessive loss of kapha or the water we have to understand, excessive loss of blood, excessive loss of semen, excessive loss of stool. These 4 factors also contribute in depletion of your immunity. So हम इसको मैं किस प्रकार से समझता हूं, जो लोग तंबाकू चबाते हैं, बार बार थूक रहे हैं, वो क्या थूक रहे हैं? बेसिकली दे हैव टू अंडरस्टैंड वो अपने शरीर का कफ थूकते चले जा रहे हैं जो एक्चुअली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करता है। एट द पॉइंट कि कफ शोणित शुक्रानाम मलानाम चतिवर्तनम, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लेम, ब्लड, सीमन एंड स्टूल्स। इसके बाद है कालो। तो अब दूसरा है कि समय काल भी जो है वो हमारी इम्यूनिटी डिप्लीशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। अब निर्वहन हालांकि बहुत पॉजिटिव वर्ड है, वी शुड नॉट स्टेट इन दैट वे, परंतु काल कैसे वो पहले बताया कि उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में हमारी इम्यूनिटी जो है रिलेटिवली लो होती है, दक्षिणायन में हमारी इम्यूनिटी रिलेटिवली हाई होती है। दैट इज द ओनली रीजन। अगर आप किसी आयुर्वेदिक सर्जन को पूछें कि सर्जरीज कब करानी है तो दे यूजुअली रेकमेंड कि सर्दी के सीजन में कराइए, बिकॉज उस समय हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इज ऑन अ हायर साइड। भूतोपघातश्च। अब ये भूत उपघात क्या है? तो भूत उपघात आयुर्वेद में उस समय, बिकॉज मैं मान सकता हूं कि माइक्रोस्कोप्स नहीं थे और जो बहुत माइन्यूट एंटीजन बैक्टीरिया या वायरसेस जो हैं उनको देखा नहीं जा सकता, तो उन सबको संज्ञा भूत की संज्ञा दी गई। सो एक्सोजिनस फैक्टर्स, इसकी वजह से भी इम्यूनिटी डिप्लीट होती है, जैसे कि हम आज की डेट में कोविड-19 के संदर्भ में समझ सकते हैं। ये सारे इम्यूनिटी या व्याधि बल क्षमत्व के क्षय के कारक है। अब इसमें व्याधि बल क्षमत्व को जानने के लिए 2 चीजें हैं जो हम रोज के रोज खुद स्वयं कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑलवेज वॉच योर टंग। ऑलवेज वॉच योर टंग। योर टंग इज अ मिरर ऑफ योर हेल्थ बेसिकली। इट्स अ वेरी क्लिनिकल साइन। आज की डेट में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो वो नहीं बोलता जीभ दिखाओ, परंतु आप किसी पुराने वैद्य के पास चले जाए तो सबसे पहले बोलता मुंह खोल करके जीभ दिखाओ। एंड इट हैज बीन आल्सो टॉट इन द हचिंसंस एज वेल। व्हाई? बिकॉज इन केस इफ योर डाइजेशन इज नॉट टू द मार्क, it leaves a thick coating on your tongue. That coating is always prevalent even if you have scraped your tongue after brushing your teeth. तो हमेशा सुबह ब्रश करने के बाद आपकी टंग स्क्रैप करने के बाद अपनी जिह्वा को देखिए, अगर जीभ के ऊपर येलोइश व्हाइटिश थिक कोटिंग है, इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है या फिर उसमें इनडाइजेस्टेड फूड डेब्रीज ऑलरेडी पड़ी हुई। अब आप ये प्रयोग खाना खाने के बाद मत करने जाइएगा कि आपने ब्रेकफास्ट किया या लंच किया या डिनर किया और उसके बाद जीभ देख रहे हैं, हाँ उस समय वो कोटिंग रहेगी ही रहेगी। ये कब देखने का समय है? आप सुबह शौच से मुक्त होने के बाद, अपने दंत धावन या ब्रश करने के बाद और टंग स्क्रैप करने के बाद वॉच योर टंग। इफ देयर इज अ थिक व्हाइटिश कोटिंग, दैट मींस इनडाइजेस्टेड फूड डेब्रीज आर स्टिल प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड द सेकंड एस्पेक्ट from the point of view of immunity that you have to observe yourself is your stool, your feces. अपना मल हमेशा ऑब्जर्व कीजिए। आज की डेट में तो जो हमारे वेस्टर्न कमोड्स हैं वो एक हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने बॉडी सिस्टम को समझने की। It might be very funny, it might be sounding very funny to you,
बट अगर स्टूल पास करने के बाद वेस्टर्न कमोड में पानी में अगर आपका मल डूब जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू है. एब्जॉर्प्शन ऑफ हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स इज नॉट अकरिंग फ्रॉम आवर सिस्टम. That is why the stool is actually sinking inside the water. If at all your stool is floating on the water, system is absolutely fine, it is good. These two signs, if you will observe throughout your life, at least 40 to 50% of diseases you will be keeping your away from. How? Because अगर दोनों साइंस आपको दिखे कि जीभ पे कोटिंग है और आपका स्टूल जो है वो पानी में सिंक कर रहा है, then you have to go back to the original method of combating this. जिसका सबसे पहला है उपवास. अगर जीभ पे कोटिंग है, स्टूल पानी में डूब रहा है, तो इसका मतलब अगला भोजन करने का समय उचित अभी नहीं है. अब इससे क्या होगा? Now the modern scientific research also have proven that intermittent fasting is very good tool to enhance or to combat certain diseases. अब आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक व्यवस्थाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं. जब हम बात करते हैं कि मुझे कई बार मेरे वेस्टर्न पेशेंट्स पूछते हैं कि इंडिया में ये फास्टिंग का ट्रेंड क्यों है, सोमवार को व्रत रखने से क्या होता है, मंगल को रखने से क्या होता है. वो आध्यात्मिक विषय कि सोमवार को व्रत रखने से क्या होता है, मंगलवार को क्या होता है, उसके ऊपर कभी और एक लंबी चर्चा की जा सकती है. परंतु सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस में था कि हफ्ते में किसी एक दिन हमें जरूर उपवास है. उस दिन सबसे पहले उठते ही हम स्टेटमेंट देते हैं कि भैया आज मेरा उपवास है और मैं एक केला दे दो और एक गिलास दूध दे दो. दैट इज नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू हेल्प आवर कॉज. इसमें भी एक तो बिना अन्न के उपवास सभी के लिए हम रिकमेंड नहीं करते, कोई भी रिकमेंड नहीं करते. अपनी क्षमता के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपने साइंस के अनुसार. दैट इज वेयर the point comes where you will have to see your doctor who will tell you how much fasting you can do and when you can do and what will be the means and methods of doing that fasting. उपसमीपे वसति इति उपवासा, बहुत सुंदर व्याख्यान दिए गए हैं आयुर्वेद. उपसमीपे वसति इति उपवासा, उठ करके किसी के समीप बैठना उपवास कहलाता है. वो किसके वो समीप बैठना? तो यदि आप अपने आरोग्य से, अपनी सेहत से दूर चले गए हैं तो वहां उस रोग से उठ करके अपने आरोग्य के समीप बैठना उपवास है. इफ यू आर ओवरली सिटिंग इन अ क्राउड, इफ यू आर ओवर क्राउडेड, तो वहां से उठ करके अपने समीप बैठना भी उपवास है. उपवास और व्रत में डिफरेंस, दिस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. सम अदर डे वी विल बी एक्सप्लेनिंग इट. दूसरा कि जीभ पे कोटिंग है, एक तो हमने बताया कि उपवास करें. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद में बहुत सुंदर व्याख्यान है कि लवण आर्द्रक भक्षण. जब भी जीभ के ऊपर कोटिंग हमें दिखे तो थोड़ी सी मात्रा में अदरक, 3 या 4 ग्राम अदरक, उस पे थोड़ा सा सेंधव नमक लगा करके उसे जीभ पर रख करके चूसे. व्हाट इट डज एक्चुअली, जिंजर इज कार्मिनेटिव, इट रिमूव्स द कोटिंग फ्रॉम द टंग एंड इट रिस्टोर्स योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स and enhances your metabolic absorption system, and indigested food debris are also digested. So these two things if you can do, apart from that you can drink hot water. So इसीलिए आयुर्वेद में बल को या ओज को मेंटेन करने के लिए त्रिसूत्र दिया गया है. आयुर्वेद को त्रिसूत्र आयुर्वेद भी कहते हैं. वो 3 सूत्र कौन से हैं? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य. यही 3 आयुर्वेद के सूत्र हैं. तो आहार के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? मात्राशी स्यात्. आयुर्वेद में बहुत क्लियरली कहा गया है कि आहार मात्रा पूर्वक ही लिया जाना चाहिए. तो आहार की मात्रा क्या होनी चाहिए? नाउ नन ऑफ द डॉक्टर्स कैन रेकमेंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फूड दैट यू शुड कंज्यूम. It is an individual effort that they must realize how much food suits them. That means
within a particular period of digestion, if the ingested quantity of food has been appropriately digested, that is the quantity of food should be consumed. How we will get to know कि हमने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो गया है या नहीं? हमारी समस्या ये है कि हम समय के साथ बंधे हुए भोजन करते हैं। 8 बजे ब्रेकफास्ट है, 11 बजे हम फ्रूट्स खाएंगे, फिर 1 बजे हमारा लंच है, फिर 4 बजे हम 2 बिस्किट और 1 चाय पीते हैं, फिर उसके बाद हम 7:30 बजे अपना डिनर लेते हैं। हम खाने के समय के साथ बंधे हुए हैं। अध्यशन को हम कभी समझ ही नहीं पाए। अध्यशन क्या होता है? पहले खाए हुए भोजन के पचे बिना दूसरा भोजन करना अध्यशन कहलाता है। ये ठीक स्थिति वैसी है जैसे कि आपने एक प्रेशर कुकर के अंदर 1 कटोरी चावल डाले और 2 कटोरी पानी डाला और कुकर पे रख दिया, और 2 मिनट के बाद आपको ध्यान में आया कि 4 पड़ोसी भी आपके घर में आज खाना खाने के लिए आ रहे हैं। आपने कुकर खोला और 1 कटोरी और पानी डाल दिया और 1 कटोरी और चावल डाल दिया। Is it going to be digested? No. It is going to get into something that cannot be called as food. This is what happens when we continue to eat. It has been termed as adhyashan, खाने के ऊपर खाना। और यही सभी समस्याओं की जड़ है। एक अतिसार मतलब डायरिया से लेकर के कैंसर तक के लिए आयुर्वेद में यही एक मूल है, जिसको हम एंडोजीनस एंटीजन कहते हैं, आम कहते हैं, या जिसको टॉक्सिन कहा जाता है। तो इसका इलाज क्या है कि हम कैसे पता करें कि हमारा खाया हुआ भोजन पच गया है, क्योंकि हमें तो भूख लगी है। तो आपको एक बात हम सबको समझना बहुत आवश्यक है कि हमें एक पर्टिकुलर घड़ी के साथ जब भूख लगती है तो इट इज कॉल्ड एज सूडो हंगर, बिकॉज वी आर सो अकस्टम्ड। एंड आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दैट एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय अ साइंटिस्ट कि कुत्ते को खाना खिलाते थे और घंटी बजाते थे, और वो देखा कि खाना खाने के बाद भी दोबारा से जब घंटी बजाई तो उसको सिर्फ फिर से सेलिब्रेशन हो गई। आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस। सो अगर घड़ी के साथ हमें भोजन या क्षुधा या भूख लग रही है तो सबसे पहले आधा कप अच्छा गर्म पानी सिप सिप करते हुए पिए। इससे क्या होगा? वी विल बी इंजेस्टिंग अ लॉट ऑफ एयर विच विल इंड्यूस अ बर्थ। इन दैट बर्थ, इफ the taste of the previously eaten food is still existing, that means it is a pseudo hunger, and this is not the appropriate time of eating food. If we eat food yet, it will contribute to the depletion of our immunity, and it will contribute to the construction or manufacturing of the armor toxin or endogenous antigen. एक बहुत सिंपल मेथड है। इसके बाद निद्रा। Our body it requires appropriate sleep, और निद्रा के संदर्भ में आयुर्वेद का व्याख्यान बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मनः क्लान्वितः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वप्तिमानवः। कि नींद कब आती है? फिर अब एक बड़ी मजेदार बात है कि मॉडर्न वर्ल्ड बोलता है कि आयुर्वेद साइंटिफिक नहीं है। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी और कौन साइंस देगा कि जो आपको स्लीप की फिजियोलॉजी और उसके ऑब्जेक्टिव साइंस भी बता रही है कि कैसे आती है नींद। यदा तु मनसि क्लांते, जब हमारा मन क्लांत हो जाता है अर्थात थक जाता है। कर्म आत्मनः क्लान्विता, आत्मा में निहित कर्म भी क्लांत हो जाते हैं अर्थात खत्म हो जाते हैं। कर्म आत्मनः क्लान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते, और जब समस्त विषय खत्म हो जाते हैं तदा स्वप्तिमानवः। अब हमारी समस्या क्या है कि आत्मा के कर्म तो तब क्लांत हो जब हम फिजिकली एक्सर्ट करें। हम फिजिकली एक्सर्ट करते नहीं। वी आर ऑल हैविंग सेडेंटरी जॉब्स लाइक सिटिंग इन आवर चेयर। तो उसकी वजह से शरीर क्लांत नहीं होता। उसके बाद हमें सब कुछ जान लेने की बहुत इच्छा हो गई है। फेसबुक पे क्या चल रहा है, वो न्यूज ग्रुप में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। यू सी, वी हैव टू टेक्निकली अंडरस्टैंड दैट fertility rate of America does not concern Indians, and fertility rate of India is nowhere concerning America. पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है इस बात से क्या फर्क पड़ता है जब तक अपने घर में सब कुछ ठीक नहीं है। That is what yoga also says कि सबसे पहले मनुष्य को चिंतन क्या होना चाहिए? आत्मचिंतन। मैं कैसा हूं, मेरा क्या है, मैं कहां गलत हुआ। सो निद्रा के संदर्भ में जब तक हम विषयों को दूर नहीं करेंगे तब तक नींद नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ा प्रेवलेंट जो आज की डेट में कॉज है निद्रा नाश का, वो हमारा मोबाइल। जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, इफ यू आर एक्सपोज्ड टू द व्हाइट लाइट LED,
which is penetrating inside your retina. It is actually generating rods and cone cells, which is not allowing excessive exposure of the light, is not allowing you to sleep, and your brain cells are activated. That's the only reason. In earlier days, they used to recommend that अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो ऐसी किताब पढ़े जो आपको समझ ना आती हो, तो वो आत्मा के विषयों को भी क्लांत कर देती है और आत्म कर्म के विषयों को भी क्लांत कर देती है, तो आपको नींद आती है। और तीसरा त्रिसूत्र, इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, सिर्फ कुछ एक मेडिसिन के नाम बता करके कि क्या क्या ली जा सकती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें बिल्कुल ही पता न चले कि कौन कौन सी आयुर्वेद मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को एनहांस करती है। ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के संदर्भ में जो हमारी करंट इंफॉर्मेशन है, अध्यात्म और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको हम गृहस्थ जीवन बोलते हैं, इसमें ब्रह्मचर्य के दोनों के व्याख्यान अलग अलग है, ये समझना बहुत आवश्यक है। संस्कृत इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज, द वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज इट्स रेलेवेंस। ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात ज्ञान, चर शब्द अर्थात चरण। गृहस्थ के लिए सतत ज्ञान में चरण ही ब्रह्मचर्य का। एक योगी के लिए, एक आध्यात्मिक मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य के व्याख्यान अलग हो सकते हैं, परंतु एक गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य सतत चरण ज्ञान में। तो और ज्ञान क्या है? जैसे वी आर जस्ट हैविंग दिस शेयर्ड प्लेटफॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू अस, जो हमें धर्म का मार्ग प्रशस्त करती है। और धर्म का व्याख्यान वैशेषिक के अनुसार, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो अभ्युदय करे, जो हमारा उत्थान करे और जो निश्रेयस हो, अर्थात सर्वमान्य हो, समाज में जिसकी मान्यता हो। सो ये त्रिसूत्र अगर हम फॉलो करते हैं तो हम व्याधियों से बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। हिताशी स्यात् मिताशी स्यात्, हितकारी खाएं और आपकी आवश्यकता से थोड़ा कम अवश्य खाएं। यदि आप आज की डेट में रोज 4 चपातियां खाते हैं तो 3 में संतुष्ट हो। और उसके बाद क्या खाएं? हमेशा सीजनल खाएं। हमारी सबसे ज्यादा समस्याएं व्याधि क्षमत्व को लेकर के तब से आई हैं जब तक फूड ग्लोबल हो गया, कि यहां पर लोगों में एक फैड आया कि आप क्या बोलते हैं इसको, ऑलिव ऑयल यूज कीजिए। इंडिया में ऑलिव ऑयल पैदा ही नहीं होता, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से इंडियन ह्यूमन सिस्टम में होंगे? ये एक बात सोचने वाली बात है। आई एम थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स एज वेल इन माय फ्री टाइम। सीजनल खाएं, स्टे ऑलवेज लोकल, ईट लोकल एंड ईट सीजनल। इस सीजन में गोभी खाएंगे तो गैस होगी और आप डॉक्टर के पास दौड़ेंगे दवाई लेने। इस सीजन में लौकी खाएंगे तो आप सुखी रहेंगे। इस फ्रूट्स को लेकर के भी वही है, जो फ्रूट जिस सीजन में जिस जगह के ऊपर होता है वही हमारे व्याधि क्षमत्व को कंट्रीब्यूट करता है। तेल के संदर्भ में भी नॉर्दर्न इंडिया में है तो यहाँ पर एक ही प्रेवलेंट ऑयल है सरसों का तेल। अब सदर्न इंडिया में रह रहे हो तो एक ही प्रेवलेंट ऑयल है नारियल का तेल। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताता चले जा रहा हूँ बिकॉज ये सब्जेक्टिव विषय है। आई वांट टू कंक्लूड माय टॉपिक, एट द सेम टाइम आई वांट टू गिव यू रेलेवेंट पॉइंट दैट यू कैन थिंक ऑन। आप मध्य भारत में जाए तो आप तिल का तेल यूज करेंगे, अगर यही आप राजस्थान में जाए तो आप मूंगफली का तेल यूज करेंगे, बिकॉज हमारी ज्योग्राफी जो है वहां के वातावरण के हिसाब से ही भोजन उत्पन्न करती है। तो उधर का खाना इधर खाएंगे, उधर का खाना उधर खाएंगे, तो आप व्याधि क्षमत्व को ही डिप्लीट कर रहे हैं। These points they are very important. इसके बाद इन कंक्लूडिंग रिमार्क, मेडिसिन में हम क्या क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आयुर्वेद में मेडिसिन क्या है, तो वही सब चीजें हैं जो हम नित्य प्रति अपने घर में, किचन में, अपने आसपास जो इस्तेमाल करते हैं वही। आंवला एक इतनी गुणकारी औषधि है जो प्रत्येक व्याधि में दी जा सकती है। मुझे ध्यान में है कि हमारे एक गुरु हुआ करते थे जो जिनके क्लिनिक में बहुत सारे डब्बे होते थे मेडिसिन के, और जब भी कोई पेशेंट आता था वो नब्ज देख करके उसका डायग्नोस करके हर बार अलग डब्बे से एक मेडिसिन निकाल करके पुड़िया बना करके दिया करते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये मेरा प्रैक्टिसिंग सीक्रेट है। तो बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि सभी डब्बों में त्रिफला है। तो मैंने कहा फिर आपके रोगी उनके साथ आप चीटिंग कर रहे हैं। तो बोले द पॉइंट इज यू हैव ओनली ऑब्जर्व वन एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट कि मैं सभी पेशेंट्स को त्रिफला दे रहा हूँ, वो भी क्योंकि मैंने तुझे बता दिया। तो तूने दूसरा पार्ट ऑब्जर्व नहीं किया कि मैंने उनको किस चीज के साथ वो त्रिफला खाने को बोला, किस समय पर खाने को बोला और कैसे खाने को।
One medicine in Ayurveda works for multiple systems, and synergistic combination, they work for a single disease. They may work for a single disease. Therefore, Amla is first and the foremost important medicine that enhances your immunity like anything. And आज के डेट में तो कोरोना के संकट काल में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आंवला में इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के लिए विटामिन सी से बेहतर और कोई मेडिसिन नहीं है. इवन द मॉडर्न साइंस हैज एस्टैब्लिश्ड इट. उसके बाद हम बात करते हैं गिलोय की. डॉक्टर साहब क्वांटिटी भी बता देंगे सर? जी, अगर आप आंवला पाउडर ले रहे हैं तो क्वांटिटी फॉर अ एडल्ट इज 3 to 6 grams. अगर आप पाउडर ले रहे हैं एट वन टाइम. अगर मुरब्बा ले रहे हैं आंवले का मुरब्बा? सर, मुरब्बा आंवले का हम एज ए मेडिसिन रेकमेंड नहीं करते. इट इज वन प्रिपरेशन. इसको हम भेषज कल्पना बोलते हैं. एक प्रिपरेशन है सिर्फ उस समय के लिए कि जब आप आंवले का यूज करना चाहते हैं परंतु आंवला आउट ऑफ सीजन है. तो ऐसे में आप एक पूरा आंवला ले सकते हैं, परंतु डायबिटिक अगर हो तो उसको धो दें. बिकॉज आप एक बात समझे कि मुरब्बा आयुर्वेद के अनुसार केवल एक प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन है जिसमें शुगर जो है एज ए प्रिजर्वेटिव यूज की जाती है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव. तो उसमें आंवले को धो दें, उसमें से शुगर कंटेंट हटा दें और एक आंवला इस प्रकार से खाएं. उसके बाद दूसरा है अश्वगंधा. और इससे भी आजकल सरलतम उपाय आ गया है कि हमें पाउडर फॉर्म में लेने की आवश्यकता नहीं है. बहुत अच्छी लीडिंग कंपनीज जो हैं आजकल एक्सट्रैक्ट फॉर्म में टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करती हैं. तो जिसमें 250 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक और 1 ग्राम तक की भी डोजेज उसमें फिक्स होती है और इजी टू कैरी है, इजी टू टेक है. उसके बाद च्यवनप्राश. क्लासिकल च्यवनप्राश बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, परंतु आप नामी गिरामी कंपनियों के नाम के ऊपर च्यवनप्राश के पीछे मत जाइएगा. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीनी मिलाई जाती है. इसलिए आप क्लासिकल कंपनीज ढूंढिए, या आपके अगर विसिनिटी में कोई वैद्य है तो आप उसको कहिए कि वो आपको लिस्ट दे दे. आपको वैद्य प्रिपेयर करके दे देगा. और आपको मजे की बात बताऊं कि जो च्यवनप्राश एक्चुअल च्यवनप्राश होता है वो आप खा भी नहीं सकते, इतना कसैला होता है. सो टेस्ट के चक्कर में जो बहुत सारे कंपनीज आपको च्यवनप्राश खिलाती है वो उतने हेल्दी है नहीं जितने हम उनको मानते हैं. बट ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. बट येट इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, इफ यू हैव इन नियर विसिनिटी अ डॉक्टर हु इज प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा, यू कैन रिक्वेस्ट देम, दे प्रिपेयर for themselves and you can consume that. However, it is very expensive because it takes a lot of efforts to do that, to make that. इसके अलावा आज के कॉन्करेंट पीरियड में सबसे रेलेवेंट जो है तुलसी, अदरक, काली मिर्च, इन 3 का काढ़ा बना करके आप सुबह और शाम ले सकते हैं. तुलसी 5 या 6 पत्ते तुलसी के, 2 से 2.5 ग्राम अदरक और 1 या 2 काली मिर्च. इसको 1.5 कप में, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउस होल्ड मेथड, आप इसको 1.5 कप में बॉईल करके यू कैन रिड्यूस इट टू 1 कप. अलाउ इट टू बी वार्म. जब ये थोड़ा वार्म हो जाए तो उसमें शहद डाल करके आप इसको ले सकते हैं. हमेशा ध्यान रखिएगा कि शहद को कभी भी गर्म पानी में मत डाल के पीजिए. कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, शहद कभी भी गर्म नहीं किया जाना चाहिए. ये एक बहुत थंबनेल प्रैक्टिस, या जिसको हम बोलते थंब रूल है ये. बिकॉज मधुमक्खी को नहीं पता होता कि उसने किस प्लांट, किस फ्लावर से, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस फ्लावर से उसने पोलन कलेक्ट किया है. सो ऐसे में बहुत सारे केमिकल कंपोजिशंस उसमें स्लीपिंग मोड में होते हैं, हाइबरनेशन मोड में होते हैं. जैसे ही वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. सो कभी भी गर्म शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म पानी में नहीं पीना चाहिए, गुनगुने पानी में आप जरूर. इसीलिए आप ये जो काढ़ा भी बनाएंगे इसको गुनगुना होने दीजिए. गुनगुने में 1 शहद मिला करके आप पीजिए सुबह शाम. ये आपके कोरोना के संदर्भ में भी बहुत गुणकारी है, और इवन फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इम्यूनिटी बहुत गुणकारी है. एस्थमेटिक लोगों के लिए भी सहायक है. और अधिक जानकारी के लिए आप आपकी नियर विसिनिटी में जो भी कोई प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदिक फिजिशियंस हो उनसे आप जरूर कंसल्ट कीजिए कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए. कृपया जो टीवी के ऊपर दिखावे हैं उन पे ना जाएं. अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे वैद्य के संपर्क में रहें और उनसे जरूर ज्ञान लें. इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करूंगा. समाप्त करने से पहले मैं आपको 6 चीजें बताना चाहता हूं जो मेरे बाई चांस ही मेरे संदर्भ, मेरे आलोक में आई, और मुझे लगा कि इट वुड बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम चरक संहिता, जिसमें 6 चीजें बताई गई हैं आयुर्वेद में
उत्कृष्टतम 6 चीजें प्रत्येक एक वस्तु के लिए। प्राणवर्धन के लिए उत्कृष्टतम वस्तु अहिंसा। प्राणवर्धन के लिए उत्कृष्टतम वस्तु जो आयुर्वेद में कही गई है अहिंसा। वीर्यवर्धन के लिए अर्थात बलवर्धन के लिए उत्कृष्टतम वस्तु वीर्य अर्थात वी शुड प्रैक्टिस सेलिबेसी इंटरमिटेंटली that contributes to our immunity. So बलवर्धन के लिए वीर्य। बृहण के लिए, बृहण अर्थात बड़े होने के लिए, बड़े बनने के लिए उत्कृष्टतम वस्तु विद्या। आनंद के लिए उत्कृष्टतम वस्तु इंद्रिय जय। इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना आनंद की अभिवृद्धि करता है। हर्ष के लिए उत्कृष्टतम वस्तु, हर्ष बढ़ाने के लिए, हर्षवर्धन के लिए उत्कृष्टतम वस्तु तत्व का बोध। और सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के सुख ऐश्वर्य के लिए उत्कृष्टतम वस्तु ब्रह्मचर्य। अब आप इस ब्रह्मचर्य को दोनों संदर्भों में अभिप्रेत कर सकते हैं, ज्ञान के संदर्भ में भी और सेलिबेसी के भी संदर्भ में भी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है दैट आई मेड सर्टेन रेलेवेंट पॉइंट्स टू यू दैट माइट हैव स्ट्रक टू योर थिंकिंग थॉट प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। डॉक्टर जयदेव जी, आवाज आ रही है क्या साहब? आ रही है आवाज आपकी आ रही है। तो प्रथम तो मैं आशुतोष गुलेरी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़े ही तरीकेदार तरीके से हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान दिया, समाधान दिया। बीच बीच में जब मैं उनकी ये प्रेजेंटेशन सुन रहा था तो कई जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपना टॉक स्ट्रक्चर किया कि वो अंत तक आते आते बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो। और मैं सभी श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर आशुतोष गुलेरी जी के परामर्श से मैंने एक समय में 18 से 20 किलो वजन कम किया था। एक समय था कि मेरा वजन लगभग 100 किलो हो गया था, फिर 80 से नीचे आ गया। हालांकि अभी आजकल फिर 4-5 किलो बढ़ गया है। तो ये बहुत ही अपने विषय के पारंगत और प्रकांड विद्वान और बड़े ही लेमन लैंग्वेज में सारी बातें इन्होंने स्पष्टता से हमारे समक्ष रखी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब इससे लाभान्वित हुए होंगे। और कोई अगर जिज्ञासा फिर भी रहेगी ही होगी, हालांकि मुझे लगता है कि 70 हमने पहले प्लान किया था कि 30-35 मिनट का करेंगे, लेकिन इतना समय होने के बाद ये भी लगता है कि शायद थोड़ी कमी रह गई। कुछ बातें डॉक्टर साहब से हम सब लोग और जानना चाहते होंगे, लेकिन शायद किसी और सत्र में ये बातें हम करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं डॉक्टर ब्रिज कुठवाला जी का, जो कि पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़ के निदेशक हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो पूरे समय उपस्थिति में रहे और उनके मार्गदर्शन में सारा कार्यक्रम पालमपुर अध्ययन केंद्र के नाते हम कर पाए। अब पता नहीं डॉक्टर कुठवाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या? जुड़े हुए हैं जी। जयदेव जी मैं हूँ। डॉक्टर साहब फोटो नहीं आ रहा, मैंने कहा कहीं पता नहीं आ रहा क्या? हाँ अब आ गया डॉक्टर साहब, आ गया ना। डॉक्टर साहब मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे भी कि आपके आशीर्वचन सुनने के लिए हम सब लोग उत्सुक हैं, तो आप संक्षेप में हमें अपना मार्गदर्शन जरूर दें। सबको नमस्कार। डॉक्टर आशुतोष गुलेरी जी ने एक बात कही कि जितनी भूख हो उससे कुछ कम खाना चाहिए। तो आज हमारी जितनी भूख थी उतना ही हमने शायद ओवरडोज भी हो गई आज आयुर्वेद के बारे में। तो कुछ और कहना तो ठीक नहीं है, परंतु सबसे पहले तो मैं पालमपुर के अपने साथियों को वेलकम बैक करना चाहता हूं। वर्षों के बाद आपका हमारा इस गोष्ठी के माध्यम से मिलना हुआ है। डॉक्टर जयदेव जी को मैं आज फोटो में कई वर्षों के बाद देख रहा हूँ। आई कैन सर्टिफाई दैट ही हैज लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, क्योंकि जब मैंने देखा था तो वो काफी से दूसरा डॉक्टर कोरोना में हजामत में घर में डॉक्टर आदर्श ने इस गोष्ठी का आयोजन करने में सहायता की और इसको कंडक्ट भी किया। पालम पूरी टीम को बधाई और हम अपेक्षा करेंगे कि अब इसका निरंतरता बनाए रखेंगे
बल्कि केवल पालमपुर में नहीं, पूरे अन्य स्थानों पर भी हिमाचल में आपके मार्गदर्शन में, ये देखरेख में चलना चाहिए। मेरी तो पहली जो प्रतिक्रिया है वो ये है कि अद्भुत था आपकी प्रस्तुति डॉक्टर आशुतोष गुलेरी जी, आपकी प्रस्तुति अद्भुत थी। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जो पारंपरिक विद्या के और ज्ञान के विषय हैं वो कठिन होते हैं, या मुझे लगता है कि हम उनको बड़े कठिन रूप से प्रस्तुत कर देते हैं, होते वो सरल है। और आज आपने सिद्ध किया कि आयुर्वेद को समझना अपने आप में बहुत ही सहज सरल है, केवल मात्र उसकी समझ होनी चाहिए। ये शब्दावली का प्रयोग होता है स्वस्थ रहना। आजकल तो जब एक दूसरे को कोई आशीर्वचन देना हो या कुछ अच्छा कहना हो तो ये नहीं कहते कि आप पूतो पोलो पोलो बोलते, आजकल कहते हैं स्वस्थ रहो। कोरोना के कार्यकाल में तो ऐसा कहा जाता है स्वस्थ रहो। अब स्वस्थ शब्द की अगर व्याख्या देखें तो स्वस्थ का आप सबको मालूम ही है, परंतु एक बार याद करा दूं। स्वस्थ शब्द का अर्थ है कि स्व में स्थित रहना। जब स्व में स्थित रहेंगे तो उसके 2-3 एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक एस्पेक्ट उसका अपने को जानने से है, अपने आध्यात्मिक है कि जानना मैं कौन हूँ, मेरा सृष्टि की अन्य वस्तुओं से क्या संबंध है, मेरा परमात्मा से क्या संबंध है। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि अपने शरीर में स्थित रहना, अर्थात अपने शरीर की जो यंत्र है, अपने शरीर के जो यंत्रों की जो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, उसको समझना और उसको हमेशा इस स्थिति में रखना कि वो बहुत ठीक ठाक काम करे। ऐसा लगता है कि हमारे प्राचीन जो, जिनको आज हम साइंटिस्ट कहते हैं और उस समय उनको मुनि कहते थे, उनको अनुभूतियां होती थी सृष्टि की प्रकृति के बारे में, सृष्टि की प्रक्रियाओं के बारे में, सृष्टि के नियमों के बारे में, सृष्टि को जिसको हम धर्म कहते हैं उसकी अनुभूतियां होती थी। और वो अनुभूतियां केवल कंपार्टमेंट में नहीं होती थी कि उनको केवल मात्र केमिस्ट्री का पता लगेगा या प्लांट पैथोलॉजी का पता लगेगा। उनको समग्रता से वो विषयों को समझते थे और उनमें से जो अनुभूतियां जिन्होंने मनुष्य के शरीर को समझने का प्रयास किया, उनके उसके ऊपर ध्यान और तप किया, तो उनको जो मनुष्य का शरीर समझ आया और उसको किस प्रकार से स्वस्थ रखना और अस्वस्थ होने पर क्या करना, उन्होंने आयुर्वेद के रूप में हमारे को धरोहर के रूप में हमको दिया। और आशुतोष गुलेरी जैसे जो विद्वान और निपुण हमारे आज के जो वैज्ञानिक या आज के जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने समग्रता समझा और उसके साथ साथ उन्होंने उसको परोपकार और परमार्थ के लिए भी प्रयोग किया। और ये जो आज का उद्बोधन हुआ, आपने जो सारी बातें बताई, इससे ऐसा लगता है जो आज का विज्ञान है, जो चिकित्सा विज्ञान उसको कहते हैं, हम उसको शरीर विज्ञान नहीं कहते, हम ये मान के चलते हैं कि बीमार हैं और उसकी चिकित्सा करनी है। मगर आयुर्वेद उसके अलग दृष्टिकोण रखता है। तो अब हमको गाड़ी उल्टी चलानी पड़ेगी। जो आधुनिक विज्ञान जो सिद्ध करता है उसको देखना पड़ेगा कि ये आयुर्वेद के अनुसार ठीक है कि नहीं है, बजाय इसलिए कि हम आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान में फिट करने का प्रयास करें। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर इन्होंने वैक्सीन बनाई है तो वो वैक्सीन आयुर्वेद के नियमों के अनुसार वो ठीक बनती है कि नहीं बनती है, उसको उसकी वहां पर स्थिति बनती है कि नहीं बनती है। इस प्रकार से हमको इन चीजों पे एक बार श्रद्धा और विश्वास करके जाना पड़ेगा, जो कि आशुतोष जी की प्रस्तुति से और हम सब लोगों के प्रश्नों से ऐसा लगा कि हमारी श्रद्धा अब आयुर्वेद में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, रीस्टैब्लिश हो रही है। और जिस प्रकार से विश्व ने योग के बारे में अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण किया है, न केवल योग डे के ऊपर, परंतु आप देखेंगे कि जहां भी आप विदेशों में जाते हैं वहां पर जो जहां पहले सैलून मिलते थे, हेयर कट
हेयर बनाने का, बाल बनाने के सैलून बनते थे, उसी तरह से वहां पर योग के वहां पर केंद्र बने हुए हैं। और जब उनको पता लगता है कि आप भारतीय हैं, थोड़ा बहुत योग जानते हैं, तो आपका मान सम्मान वहां पर बढ़ता है। इसी तरह से आयुर्वेद भी एक ऐसा विषय है जिसको विश्व अब समझने का प्रयास कर रहा है। आवश्यकता है कि आशुतोष जी जैसे लोग समझाने वाले चाहिए, क्योंकि संस्कृत है और संस्कृत, बहुत से संस्कृत के जानने वालों को भी वो संस्कृत समझ में नहीं आती। इसलिए उसको किस संदर्भ में समझना, किस उसके किन किन उनके अर्थों में लेना और उन अर्थों का क्या संदर्भ लेना, ये सारा समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए गहरा अध्ययन करना पड़ता है, तप तपस्या करनी पड़ती है। और बहुत ही ज्ञान, मुझे स्वयं को बहुत इसके बारे में जानकारियां आपने दी, जिस प्रकार से आपने अंत में तो आपने मानव के जीवन का पूरा सार ही बता दिया 6 बिंदुओं में। और मैं आशा करूंगा कि एक दो बार क्या कई बार आप फिर से पंचनद के मंच पे आएंगे। और आजकल जो ई गोष्ठियों का माध्यम चला है, उसने तो ऐसा लगता है कि एक श्राप जो प्रकृति ने मनुष्य को दिया था कोविड के रूप में, उस श्राप में से एक वरदान निकला है ये ई गोष्ठियां। और उस जो क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में बदल कर उसका एडवांटेज ले रहे हैं, ये हम सब इस प्रकार के संवाद को बढ़ाएंगे। और इसी आशा के साथ कि वो दिन भी बहुत दूर नहीं होना चाहिए जब हम प्रत्यक्ष एक दूसरे से मिल करके, और ना केवल दूर से नमस्ते करेंगे, मगर अपना गले मिलने का भी हमारा जो पहला अभ्यास है उसको करेंगे। ऐसी अपेक्षा, आशा और आकांक्षा, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पंचनद शोध संस्थान की तरफ से आशुतोष गुलेरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। और सभी साथी जो इसमें जुड़े, आप सब ने इसका आनंद लिया है और इसको और समझने का प्रयास करें। जैसा कि हमेशा कहता हूं, जो कुछ इस गोष्ठी में सुना है उस हम उसके करने जरूरी है। एक तो खाली बैठकर उनके बिंदुओं पर मनन करना, उनको एक बार फिर से मन में लाना, मस्तिष्क में लाना और उनके बारे में सोचना। और दूसरा, उनमें से कुछ बिंदुओं की अपने आसपास के वातावरण में, आसपास के समाज में, परिवार में, पड़ोसियों से, मित्रों से, व्हाट्सएप पे, टेलीफोन पे उनकी चर्चा करना। इस प्रकार से जो अच्छाई है, जो कल्याण है, जो शिव, उसका जो प्रसार आपने समाज में करना है, वही पंचनद शोध संस्थान के कार्यकर्ताओं का एक धर्म भी है। जो हमारा संस्थागत जो धर्म है वो यही है कि हम शुभ विचार का प्रचार और प्रसार करें। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके आशीर्वाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसके साथ में आप सबका, अपनी टीम का भी, और चंडीगढ़ से प्रदीप तिवारी जी, अजय भारद्वाज जी तथा अपने डॉक्टर आदर्श जी, टिकू जी, पवन जी चहोता जी, डॉक्टर असीम जी, डॉक्टर पवन शर्मा जी, आप सबका जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने से सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि हम शीघ्र ही मिलेंगे।